तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि डेली क्लासेस, यहाँ की जो क्लासेस टाइमिंग रहती है रात्रि के 9 बजे रहती है ना। हम डेली क्लासेस यहाँ पर रात्रि के 9 बजे लेते हैं। मॉर्निंग की भी क्लास 12 बजे हम दिन में लेने लगे हैं ना। उसमें भी आज सुबह मैंने मूल्यांकन बढ़ाया है, CCE के बारे में आपको बताया है ना, FA के बारे में बताया, ऐसे के बारे में क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट, वहाँ पर जो आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, एज लर्निंग होता है, इन लर्निंग होता है, इस सब के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, विद डायग्राम मैंने बताया। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है 12 बजे की तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप CDP की आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, सभी लोग देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। वैसे तो मैं रात्रि में ही करने वाली थी क्योंकि रात्रि में संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मॉर्निंग में भी आपकी क्लास डेली दी जाएगी है ना, क्योंकि सभी टेट एग्जाम के लिए एक क्लास से आप लोग का एग्जाम क्वालिफाई होने को हो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगेगी क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने 2 क्लासेस कर दी हैं। आप लोगों के लिए ही है, अगर आप लोग की संख्या कम रहेगी तो बिल्कुल क्लास हटा दी जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि क्लास हटा दी जाए मॉर्निंग की, तो संख्या बढ़ा दीजिए, सभी लोग क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हाँ, अगर टाइमिंग का इशू है तो आप लोग टाइमिंग निर्धारित कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर टाइमिंग का इशू है तो आप लोग टाइमिंग बढ़ा लीजिए, जो आपको टाइमिंग फिक्स रखनी है रख लीजिए। हाँ, थोड़ा शेड्यूल मेरा भी उसमें फिक्स होता है, मुझे भी इंक्लूड कर लीजिएगा है ना। लेकिन हाँ, संख्या आप सबकी रहनी चाहिए, बस इसी तरह रहनी चाहिए तो मुझे खुशी होगी पढ़ाने में। वरना आपको मालूम है कि मेहनत करके कंटेंट लाओगे, अगर संख्या नहीं दिखती तो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक, उम्मीद करती हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे, वैसे करते भी हैं। तो क्लास टाइमिंग अगर प्रॉब्लम हो रही किसी को टाइमिंग को लेकर के, तो आप लोग यहाँ पर मैसेज कीजिए कि मैम इस टाइमिंग में रख दीजिए, तो हम उस टाइमिंग में रख देंगे। ठीक, चलिए तो क्लास देख लीजिएगा। चूंकि एग्जाम आप व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था वो, इसलिए मैं आपको सबको बार बार कह रही हूँ कि वो क्लास आप जरूर देख लीजिए एक बार है ना, और नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने सब कॉन्सेप्ट बताया। आप लोग बार बार कॉन्सेप्ट क्लास की बात कर रहे थे, तो मैंने मॉर्निंग की क्लास में भी कॉन्सेप्ट क्लास रखा है, और आज की क्लास भी जो अभी हम करने वाले हैं शिक्षण विधियों से करने वाले हैं, जैसे कि आप सब बार बार बोल रहे हैं शिक्षण विधियों से रिलेटिव, तो आज की क्लास हम यहाँ पर शिक्षण विधियों से रात्रि की रखे हैं। हाँ, संख्या आप सबकी कम नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग है ना। तो क्लास के अंत तक बने रहिए, क्योंकि शिक्षण विधियों से आपको मालूम है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज कॉन्सेप्ट भी है प्लस हमारा MCQ भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको MCQ भी कराए जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं, आज कॉन्सेप्ट है, लास्ट में हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो चलते हैं। टाइमिंग देख लीजिए क्या रहती है क्लास की डेली। यहाँ पर टाइमिंग आपके रात्रि के 9 बजे रहती है ना। तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें है ना, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली क्लासेस का मिल सके है ना। डेली आपको लिंक की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप बेल आइकन आपने प्रेस किया है, क्योंकि मैंने चेक किया है आज है ना, चैनल पे मैंने चेक किया है, तो आप लोगों ने 40% ही आप लोगों ने बेल आइकन यहाँ पर प्रेस किया है, नोटिफिकेशन से आप लोग यहाँ पर क्लास से आ रहे हो ना। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग कहीं भी रहें, किसी दुनिया किसी कोने में रहेंगे, क्लास का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा। तो आज सभी फ्रेंड्स मेरे चेक करेंगे कि क्या सभी का यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं ऑन है, क्योंकि मैंने चेक किया है इसलिए कम संख्या मुझे दिखी है नोटिफिकेशन यहाँ पर बेल आइकन वालों की। ठीक है, चलिए कि नोटिफिकेशन उन्होंने ऑन किया हो। क्लास को लाइक करके जाइए है ना, लाइक से आपको यहाँ पर जितना ज़्यादा आपसे हो सके, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं आती तब भी कीजिए है ना। चलिए, चूँकि समय इतना ज़्यादा लेते हैं अपन, तो लाइक तो करना बनता है। शेयर आपका दायित्व है, मोरल है, यहाँ पर सोशल है, जैसा कि हमारा यहाँ पर दायित्व हम आपको साथ में जुड़े हुए हैं, विश्वास बना हुआ है, इसलिए हम क्लास डेली देते हैं, आप लोग भी कीजिए है ना। ये आपकी लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट में अबाउट में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको चैनल की डायरेक्ट लिंक दी हुई है, फेसबुक पेज की भी लिंक दी हुई है, सभी पेज की लिंक दी हुई है, तो आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज में भी आप मुझे यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये बाल CDP है आज का है ना, ये छोटा सा संदेश है मेरा आप सबके लिए है। तो जैसे कि मैं प्रतिबद्ध हूँ आप सबकी तैयारी के लिए, तो आप सभी प्रतिबद्ध हो जाइए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो सभी यहाँ पर विधियों से रिलेटिव क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम विधि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट बाद हम यहाँ पर MCQ करेंगे है ना। तो बस आपको देखने के लिए है ना, सॉल्व करने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस टाइप की यहाँ पर बने हुए क्वेश्चन है, जैसे देख लीजिए, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, ये देखेंगे हम है ना।
और क्या है, वह कौन सा वचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु गद्य में नहीं होता या पद्य में नहीं होता है ना। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी कहाँ पर है, क्यों है, ये सब हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ इस टाइप यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं ना। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप की विधियों से बने हुए हैं, हम यहाँ पर भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी विधि, क्या क्या विशेषताएं हैं उन विधियों की। तो आज की हमारी पहली विधि कौन सी है, गीत गायन विधि। आपको मालूम है कि प्राइमरी स्तर का हो या आपका हायर स्तर हो, सब में गीत तो सभी में यूज होता है, हर व्यक्ति करता है, गायन का हर व्यक्ति यूज करता है ना, और जन्मों जन्मांतर तक करता है। गीत तो सभी के लिए जरूरी होता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गुनगुनाता ही रहता है, आपको मालूम है ना। तो आपके लिए ये विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए, क्लास के अंत तक बने रहिए, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी ये कुछ संभव है ना। तो संख्या कम मत कीजिएगा, है ना, और अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए अगर आपने नहीं जोड़ा है अब तक तो चलिए आज हम मम्मी पापा को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली विधि कौन सी है यहाँ पर, गीत गायन विधि है। कौन सी विधि है, गीत गायन विधि, है ना। चलिए तो देख लेते हैं कि गीत गायन विधि में क्या स्पेशल है ना। चलिए, गीत गायन विधि में अध्यापक कविता के पात्रों अथवा हावों भावों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों से अभिनय करवाता है। जो शिक्षक क्या करता है, कविता के पात्र, जैसे आपको क्या मिला, आप क्या कर रहे हैं, किसी कविता का पाठ करवा रहे हैं ना, तो टीचर क्या करते हैं वहां पर, टीचर की जैसे कविता में किस टाइप का हाव भाव बन रहा है, क्या सेंस कह रहा है, किस टाइप के पात्रों की वहां पर वर्णन किया गया, उसी के अनुसार टीचर क्या करते हैं, बच्चों से अभिनय करवाते हैं ना। कि चलो चिनू तुम खड़े हो जाओ, है ना, तुम क्या बन जाओ यहाँ पर, अकबर बन जाओ। नेक्स्ट को आप बोल दो, मीनू को बोल दो कि अब तुम बीरबल बन जाओ, है ना। इस टाइप के यहाँ पर अभिनय यहाँ पर करवाता है। स्वयं वाचन करते हुए, यहाँ पर क्या है, स्वयं वाचन करते हुए, है ना, स्वयं वाचन करते हुए कविता पाठ शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर जो टीचर होता है स्वयं पठन करता है, साथ ही साथ कविता का पठन मतलब शिक्षा प्रदान करता है। स्वयं ही टीचर का यहाँ पर योगदान ज्यादा रहता है ना, मतलब टीचर स्वयं वाचन करते हैं, कविता पाठ शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि विधियों पढ़ने से इंपॉर्टेंट ये है, आप इस चीज पर फोकस करना है कि कौन सी विधि टीचर के लिए जरूरी है, कौन सी विधि बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है ना, और कौन सी विधि टीचर के लिए फोकस कर रही है, कौन सी विधि यहाँ पर बच्चे के ऊपर फोकस करें। क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे इस तरीके से जरूर पूछा जाता है कौन सी विधि किस पर ज्यादा फोकस करती है ना। जैसे आपसे व्याख्या विधि के लिए कौन सी यहाँ पर किस पर विशेष है, टीचर पर है, स्टूडेंट पर है, किसका अहम रोल रहता है ना। इन सब चीजों को आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखना है, समझना है उस चीज को, है ना। तो अब चीज ध्यान रखिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है ना। चलिए, तो इसमें बेसिकली क्या हमने देखा, क्या फैक्ट इसमें देखा कि यहाँ पर जो हाव भाव होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए टीचर क्या करता है, बच्चों से एक्टिंग करवाता है, एक्टिंग करवाते करते वाचन करते हैं, कविता पाठ शिक्षा प्रदान करते हैं, इस टाइप को वो शिक्षा प्रदान करते हैं ना। आपने समझ लिया ना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। चलिए हम बात कर लेते हैं कि और क्या कह रहा है, उद्देश्य देख लेते हैं। चूंकि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसी तरह से गीत गायन विधि का भी है ना। तो शायद मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रही थी तो थोड़ा स्लो हो जाती है ना, आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग कमेंट आने लगते हैं मैम थोड़ा सा स्लो कर दे, इसलिए मैं स्लो कर लेती हूँ। चलिए, आप लोग की कमेंट आने से पहले ये उद्देश्य देख लीजिए कविता विधि के, कि पहला क्या है यहाँ पर कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी कविता या पदों में दिए गए शब्दों में निहित रसों को पहचानना। मतलब कि इस जो आपकी कविता गायन विधि है, गीत गायन विधि है, इसी को गीत गायन विधि भी कह सकते हैं, गेय गायन भी कह सकते हैं, कविता गायन भी कह सकते हैं, कई नामों से इसको आप जान सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम जान लेते हैं कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका एम। तो किसी कविता या पदों में दिए गए शब्दों में निहित रहस्यों को पहचाना। जैसे आपने कोई एक सेंटेंस निकाला, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसका सेंस क्या है, क्यों यूज किया गया है, इसको, इस पद को आपने जब पढ़ने के बाद आपने इसको एक निहित इसका अर्थ निकाला, निहित इसका रस निकाला, है ना। जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर जो बताई गई है ना, जो भी रचनाएं हैं, जो भी इन्होंने रचनाकार इसके थे, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान या जो भी हजारी प्रसाद, जिनके माध्यम से भी इनको दिया, पुष्प की चाह, है ना, मुझे तोड़ लेना बनवाली, तो ये सब कुछ ना कुछ कविता आपसे कहती है ना। इसका एक निहित अर्थ होता है, निहित एक रस होता है। तो इसका हमारा कविता का उद्देश्य क्या होता है कि उस रस को हम ऑब्जर्व करें अपने ऊपर, है ना, जो कविता कहना चाहता है उसको हम ऑब्जर्व करें।
चलिए इसका सेकंड उद्देश्य क्या का है यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे करुण, ध्यान रखिए गीत गायन विधि का उद्देश्य है ये गीत गायन विधि का उद्देश्य ये कहता है कि हमारा उद्देश्य ये होता है। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं करुण रस, जैसे करुण रस, सौंदर्य रस, वीर रस, हास्य रस आदि रसों का आनंद कराने की दृष्टि से कविता का शिक्षण करवाना होता है। आपको मालूम है कि जैसे करुण रस हो गया, करुण रस से आपको क्या मिला, वहां पर कोई ना कोई रस मिला है ना। फिर सौंदर्य रस की जब बात हुई, श्रृंगार रस की जब बात हुई, वीर रस की जब बात हुई है ना, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ एक, जब आपने पोएम पढ़ा तो कुछ ऐसी पोएम होते हैं जो करुण रस का भाव बोध कराती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वीर रस का भाव बोध कराती है ना, और जैसे कुछ हास्य रस भी कराती हैं। इन सभी रसों का जो आनंद कराने की दृष्टि से ही कविता का शिक्षण करवाया जाता है। मतलब कविता क्यों पढ़ाया जाता है, रीजन यही होता है कि इन रसों को ऑब्जर्व करने के लिए व्यक्ति में, इसलिए इस चीज का शिक्षण करवाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक, चलिए इसका हम थर्ड देख लेते हैं, एम क्या होता है इस चीज का, गीत गायन विधि का। इस विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है कविता में रस का आनंद या रसानुभूति करवाना होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि गीत गायन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, कविता में रस का आनंद या रसानुभूति करवाना, यही आपका इसमें उद्देश्य होता है। आपको इस टाइप का ये आंसर करवाना है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, कह रहा है कि यह विधि सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है। मालूम है आपको गीत गायन विधि जो होती है वो सभी स्तर के लिए यहाँ पर अनुकूलित होती है ना, सभी स्तरों के लिए जरूरी होती है ना। चलिए क्योंकि गीत का जो गायन है वो सभी स्तर के बच्चे यहाँ पर करते हैं। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए, अब ये सेकंड विधि कौन सी, सामूहिक पाठन विधि, सामूहिक पठन विधि कहते हैं इसको, या समवेत विधि भी इसे कहते हैं। इसमें जो ग्रुपिंग में सामूहिक पठन होता है, जैसे ग्रुपिंग में आप क्या करते हो, बहुत सारे यहाँ पर डिटेल में जैसे आप कुछ थ्योरी पढ़ते हो, है ना, तो बहुत सारे एक साथ आपके फ्रेंड्स मिल करके पढ़ते हैं, है ना, ग्रुप लर्निंग भी होती है, आपको ये भी मालूम है। इसी को क्या कहा जाता है, सामूहिक पठन विधि को, या समवेत विधि भी इसको कहा जाता है ना। सामूहिक पठन विधि भी कहते हैं या समवेत विधि, दो नाम से ये जानी जाती है विधि, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं, है ना, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, है ना, और क्लास के अंत तक बने रहेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें क्या इम्पैक्ट है ना। पहला क्या कह रहा है इसमें कि यह प्रणाली बहुत कुछ अनुकरण विधि से मिलती जुलती है। ये जो प्रणाली होती है, जो विधियां होती हैं, वो बहुत कुछ क्या होती हैं, ये अनुकरण विधि से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है, ये अनुकरण विधि से मिलती है। ध्यान रखिएगा, है ना, कौन सी विधि से मिलती है, अनुकरण विधि से मिलती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आखिर रीजन क्या है, क्यों ये अनुकरण विधि से मिलता है, इसमें क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत शिक्षक पहले गद्य या पद्य पाठ का आदर्श वाचन कराते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले शिक्षक जो है पहले क्या करते हैं, गद्य या पद्य का आदर्श वाचन करते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं शिक्षक, इसमें गद्य हो या पद्य, क्योंकि दोनों ही चीज का आदर्श वाचन करते हैं। चाहे कविता हो तब भी टीचर पहले पढ़ाता है, अगर कोई गद्य पढ़ा रहे हैं टीचर तो भी, अगर कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो भी पहले टीचर ही पढ़ाते हैं ना। अब चूंकि जब दोनों चीज, आदर्श वाचन का मतलब क्या होता है, जब टीचर वहां पर ज्यादा अहम हो, टीचर पहले पढ़ा रहा हो, मतलब टीचर ही सब कुछ वहां पर हो, तो मतलब कि कहना चाहिए कि पहले टीचर पढ़ रहा हो, उसके बाद क्या हो, जो बच्चा कुछ सिखाए, जो समझाए, वही क्या है वहां पर आदर्श वाचन कहलाता है। मतलब इसमें ज्यादा अहम रोल किसका आदर्श वाचन में होता है, इसमें टीचर का होता है। ये चीज अब ध्यान रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आदर्श वाचन से, सामूहिक पठन से, गीत गायन विधि से, भाषा संसर्ग विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि थर्ड क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत सबसे पहले शिक्षक क्या करता है, गद्य या पद्य पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। पहले शिक्षक क्या करते हैं, गद्य या पद्य का आदर्श वाचन करते हैं ना। फिर थर्ड क्या कह रहा है, तत्पश्चात शिक्षक कक्षा के बालकों से सामूहिक रूप से पाठ का वाचन करवाता है। पहले टीचर क्या करते हैं कि बोलो बेटा, है ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। मतलब यहाँ पर जो टीचर हो या मैम हो, यहाँ पर पहले जैसे मैं गाऊं, इसके जस्ट बाद आप लोग गाओ, है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग घरों में हो तो आराम से गा सकते हो। मैं तो अब देखो, अपन तो इतने आप गाना स्कूल टाइम पे तो अपन, है ना, सर लोग पढ़ाते थे, पढ़वाने के साथ साथ यहाँ पर गीत गवाते थे, है ना, तो बहुत इंजॉय तब था, है ना। आज भी ऐसी बात नहीं है, बस समय बनाना पड़ता है उसके लिए। चलिए तो जान लेते हैं यहाँ पर कि बालकों से सामूहिक रूप से पाठ का वाचन करवाता है ना। जैसे मैं आपको अब यहाँ पर गीत सुनाई हूँ, अब मैं इसके बाद क्या करूँ कि आप लोगों से, आपके जितने फ्रेंड सर्कल हैं सब लोगों से क्या बोलूँ कि बेटा अब तुम लोग गाओ, है ना। तो आप लोग क्या करो, सामूहिक रूप से उस चीज का वाचन करो या पढ़ो या गाओ, है ना, ये चीज हो गया।
चलिए और जान लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके जो ये साहचर्य विधि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपके हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट है, ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, साहचर्य विधि से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन इसके आविष्कारक कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बनते हैं कि इसका आविष्कारक कौन है, ये चीज़ आप ध्यान रख लिए, नोट करते रहिएगा, है ना। यहाँ पर मेहनत कर कंटेंट जो दे रही हूँ तो आप लोग रिविजन करने के लिए दे रही हूँ, PDF भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आप नोट भी करते रहेंगे तो आपको दोनों चीज़ यहाँ पर ज़्यादा आसान रहेगा। आप लिख भी रहे हो और इसको पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो ज्यादा आसानी से आपको याद हो जाएंगी चीजें, है ना। चलिए तो साहचर्य विधि क्या कहती है थोड़ा देखें साहचर्य विधि के बारे में। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करके आ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए साहचर्य विधि के आविष्कारक कौन है। देखिए साहचर्य विधि के आविष्कार इटली की शिक्षाविद मारिया मोंटेसरी ने किया था। कौन किया था? जैसे मैं आपको मालूम है कि हर एक विधियों को कोई ना कोई आविष्कार करता है, कहीं ना कहीं उत्पत्ति होती है, कहीं ना कहीं उसकी पहली शुरुआत होती है। तो साहचर्य विधि का आविष्कार कौन किया था? शिक्षाविद ये मारिया मोंटेसरी जी ने किया था। ये कहाँ की है? इटली की है ये, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना आपका चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब चूंकि आपको मालूम है कि मारिया मोंटेसरी यहाँ पर खेल विधि पर ज्यादा यहाँ पर इंक्लूड करती हैं, ज्यादा ये इन्वॉल्व रहती हैं, है ना। तो इस कारण इस विधि को क्या कहा जाता है? ये प्ले वे भी आधारित है ना, खेल की विधि पर भी आधारित है ये, है ना। क्योंकि किंडरगार्टन हो या मारिया मोंटेसरी जी हो, ये लोग खेल विधि पर ज्यादा यहाँ पर बात करते हैं, वो ये लोग भरोसा करते हैं ना कि खेल से ज्यादा बच्चा सीखता है। वाकई सही बात है, बच्चा और भी ज्यादा ऑब्जर्व करता है इस चीजों से। तो इसमें प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में कक्ष के अंदर बहुत सी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। प्रारंभ में क्या कराया जाता है साहचर्य विधि में? पहले बहुत सारी विधियों का, बहुत सारे संग्रहों को, मतलब कि आपको अगर कोई चीज पढ़ाना है तो आपने क्या किया, उसमें बहुत सारे वहां पर, जैसे कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको A फॉर एप्पल पढ़ाना है, B फॉर बॉय पढ़ाना है, C फॉर कैट पढ़ाना है। तो आपने क्या किया कि प्रत्यक्ष रूपों से आप उन्हें लेकर किया, उन बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करके ले गया। मतलब कि आप एप्पल भी ले आओ, आप किसी लड़के को भी ले आओ, है ना, बॉय को भी ले आओ, या तो उसका टेडी लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, लेकिन उन वस्तुओं का आप संग्रह यहाँ पर कक्षा के अंदर दिखाते हो साहचर्य विधि में, है ना। यहाँ पर कौन सी विधि में? साहचर्य विधि में। चलिए आगे जान लेते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है। तथा फिर पहले आपने क्या वस्तुओं का संग्रह किया, बहुत सारी वस्तुओं को आपने संग्रह किया जाता है। फिर क्या होता है, उन वस्तुओं के नामों को अलग अलग गत्ते के कार्डों पर लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको क्या है, आपने A फॉर एप्पल देखा, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, आपने 3 चीज आपको बच्चे को पढ़ाना है, प्राइमरी का बच्चा है, A फॉर एप्पल पढ़ाना है, बॉय पढ़ाना है, कैट पढ़ाना है। तो आपने क्या किया कि पहले एप्पल बॉय, A फॉर एप्पल के सामने आपने एप्पल रख दिया, B फॉर बॉय के सामने आप लड़के को खड़ा कर दिया, है ना, C फॉर कैट के सामने आपने कैट को रख दिया। तो आपने इस चीज को क्या किया, बच्चा और भी जल्दी, क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से भी उस चीज को देख पा रहा है तो वो ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर पाएगा। और गत्ते की कार्डों पर लिखा जाता है ना कि ये चीज है, ये चीज है ना, तो उसके नाम को प्लस उसके यहाँ पर उस चीज की वस्तुओं को भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप संग्रह कर दिया जाता है। वे कार्ड संबंधित वस्तु के सामने, जैसे ये क्या करा, संबंधित वस्तु के सामने, मतलब कि जैसे जिस चीज से रिलेटिव है वो कार्ड वहीं पर रख दिया जाता है। अगर आपके पास प्रत्यक्ष नहीं भी, जैसे बॉय है, B फॉर बॉय, तो बॉय का आपके पास लड़का नहीं है कोई भी, अगर आपके एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने क्या किया, किसी टैडी को ही बॉय हो, है ना, गुड्डी गुड़ियों को भी ला करके आप उसके सामने, जैसे B फॉर बॉय के सामने आप रख सकते हो। तो बस संबंधित वस्तु उससे रिलेटेड हो वो, तो बच्चा को ज्यादा जल्दी से आसानी से समझ लेगा वो। अब फिर क्या किया जाता है, इसमें सामने रख दिया जाता है तथा बालकों को दिखाकर कार्डों को आपस में मिला देते हैं। मतलब कि जैसे बच्चा ने देख लिया कि कौन सा एप्पल है, बॉय है, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, उन सबको जब बच्चे ने देख लिया तो कार्डों को आप क्या करते हो, एप्पल को एप्पल के पास रख देते हो, बॉय को बॉय के पास, कैट को कैट के पास आपने मिला दिया, है ना, डॉग को डॉग के पास मिला दिया। तो कार्डों को आपस में आपने मिला दिया, है ना। ये प्रोसेस आपके साहचर्य विधि में हुई। अब आगे नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहती है ये जान लीजिए। तत्पश्चात बालकों से कार्डों को अपनी संबंधित वस्तु के सामने रखने को कहा जाता है। इसके बाद बच्चों क्या आपने एक साथ मिला दिया, अब क्या कहा जाएगा, जैसे आपने पहले तो दिखा दिया कि ये एप्पल है, ये बॉय है, ये कैट है, ये डॉग है ना। अब आपने क्या किया, पहले आपने मिलाया, उसको एक साथ रख दिया। एक साथ निकालने के बाद आपने उस चीज को, पूरे जो वस्तु है वहां पर संबंधित वस्तु है, उस चीज को आपने वहां से निकाल लिया उनसे, मतलब कि A फॉर एप्पल से आपने, A फॉर से आपने क्या निकाल लिया, एप्पल को आपने वहां से निकाल लिया। और निकाल के आपने सभी को जितनी प्रत्यक्ष वस्तुएं
थी उनको आपने हटा दिया, एक साथ रख दिया वस्तुओं को। अब बच्चे से आप क्या कह रहे हो कि बेटा अब क्या करो, आप यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है। अब इनके सामने आप इकट्ठा अपने जो वस्तुएं आपने लाई थी पहले तो आपने अलग रख दिया, और आपको एक साथ यहाँ पर समूह में सब कुछ इकट्ठा, एक वाला भी रख दिया, बी वाला भी रख दिया, सी वाला भी, डी वाला भी आपने रख दिया। अब यहाँ से क्या कहोगे आप बच्चे से कि बेबी आप क्या करो, यहाँ से निकालो, आप यहाँ से अब निकालने के बाद क्या करो, आप ले जाओ जहां पर जिसका है, ए का जो है एप्पल के पास रखिए, है ना। आप बच्चे खुद कहेंगे कि जहां जिसका जो है यहाँ पर जिससे संबंधित है बेटा आप वहीं पर रखो। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर ए के पास ले जाएंगे, एप्पल को रखेंगे, बॉय को बी के पास रखेंगे, सी को सी के पास रखेंगे, डी को डी के। बच्चा करेगा, पहले आपने बता दिया, समझा दिया, अब कौन करेगा इस चीज को, प्रोसेस कौन करेगा, ये बच्चा करेगा, है ना। तो साहचर्य वहां पर हो रहा है ना, मतलब कि कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर इस चीज का ये प्रोसेस होगा, तो बच्चा क्या करेगा, चीजों को ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। उसे कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो क्योंकि उसने प्रत्यक्ष किया है उस चीज को, है ना। चलिए अब देखते हैं इसके गुण जान लेते हैं कि साहचर्य विधि के गुण क्या क्या होते हैं, है ना। साहचर्य विधि के गुण क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सबने अभी कौन कौन सी विधि पढ़ी है, गीत गायन विधि पढ़ी है ना, गीत गायन विधि पढ़ी, उसके बाद आपने साहचर्य विधि पढ़ी। साहचर्य विधि के हमने यहाँ पर गुण पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर नए फ्रेंड्स हमारे जुड़ते जा रहे होंगे तो उनको मैं बता देती हूँ डेली क्लासेस कितने बजे रहती है। दिन में 12 बजे दोपहर में रहती है क्लास, है ना। एक दूसरी क्लास रहती है 5 बजे शाम को, विजय सर की रहती है। रात्रि में फिर से मेरी क्लास रहती है, तो मेरी क्लास बेसिकली 12 बजे भी रहती है और यहाँ पर रात को 9 बजे भी रहती है। शाम को विजय सर की क्लास मैथ्स की रहती है। तो आप लोग को 3-3 क्लास मिल रही है, आप लोग अटेंड कीजिए क्लासेस को। हाँ, लेकिन आप नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। क्लासेस से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91 65 89 94 और ये 52। कोई भी रिलेटिव प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जरूर बताएंगे, है ना। संडे को भी टेस्ट टैलेंट खोज प्रतियोगिता में हम सोच रहे हैं कुछ तबियत सही हो जाए तो हम यहाँ पर संडे को टेस्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हम आपको बता देंगे, 1 या 2 दिन से पहले से ही बता देंगे, ठीक। तो टैलेंट खोज में आपको प्रोसेस मालूम है क्या है ना। यहाँ पर जिसको नहीं मालूम है, जो नए साथी हैं, तो बिल्कुल हमें वो मैसेज करें कि मैम क्या है इसका ये प्रोसेस, टैलेंट खोज प्रतियोगिता का जो संडे को रात्रि के 9 बजे होता है, तो हम बिल्कुल आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है, कि क्या प्रोसेस है उसकी, किस तरह से यहाँ पर प्रोसेस कराई जाती है, ठीक। चलिए तो जान लेते हैं कि क्या क्या है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या साहचर्य विधि की क्वालिटी क्या क्या है। इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक शब्दों व वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, बालक शब्दों का व वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। शब्दों का भी और वर्णों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें केवल संज्ञा शब्दों का ही ज्ञान करवाया जाता है। इसमें क्या करवाया जाता है, इसमें केवल संज्ञा शब्दों का ही ज्ञान करवाया। इसीलिए इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में, अब आपको कैसे आपको मालूम पड़ा कि ये संज्ञा विधि को ही, संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग। अब आप खुद बताइए कि जैसे आपने ए फॉर एप्पल रखा, बी फॉर बॉय रखा, सी फॉर कैट रखा, तो आपने किसी न किसी प्रत्येक वस्तुओं को रखा है ना, किसी न किसी नाउन को रखा है, किसी न किसी संज्ञा को रखा, व्यक्तिवाचक हो या जातिवाचक हो। बॉय अगर आपने रखा तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। अगर आपने कोई वस्तु रखी थी यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया, है ना, व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। ये आपने, अब आपको यहीं पर क्या करना हो, आपको किसी चीज की विशेषता बतानी हो, किसी और भी चीज को आपको ज्ञान करवाना हो, तो ये आपको साहचर्य विधि में नहीं मिल पाता है ना। तो ये चीजों को ये साहचर्य विधि में नहीं मिल पाता, इस चीज की कमी रहती है इस चीज पे, है ना। साहचर्य विधि में जैसे आपको क्या करना है, आपको किसी चीज का नॉलेज करवाना है कि ये क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो आप किसी चीज का ना विशेषण बता सकते हो, ना क्रिया बता सकते हो, मतलब अदर पार्ट आप नहीं बता सकते। बताते हो तो सिर्फ संज्ञा से संबंधित यहाँ पर बातचीत कर सकते हो, बातचीत उसको बता सकते हो बच्चे को, ठीक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो उम्मीद तो यही कर रही हूँ, समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या करना। अब आपकी नेक्स्ट भाषा संसर्ग विधि हिंदी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा, है ना। भाषा संसर्ग विधि जो है और ये साहचर्य विधि है जो हमने पढ़ा, गीत गायन विधि, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ जान लेते हैं कि वैसे बहुत सारी विधियां अभी छूट गई हैं जो मैं अभी नहीं ले पाई हूँ इस क्लास में, तो मैं आपको और भी विधियां बता दूंगी, है ना। आपको शॉर्ट में सारी विधियां मिल जाएंगी, आपको सारा मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, धैर्यता बनाए रखिएगा, क्लास जरूर डेली अटेंड कीजिएगा। दिन के 12 बजे की क्लास अटेंड करना है सभी फ्रेंड्स को, है ना। आज संख्या कम थी, दिन के 12 बजे क्लास रहती तो वो अटेंड कीजिए, रात्रि के 9 बजे रहती उसको भी आप क्लास अटेंड कीजिए, सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए आवाज करते करते प्यास ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि अभी स्वस्थ उतनी नहीं हुई हो, तो पानी की जरूरत ज़्यादा है, वैसे भी रहती है। तो आप लोग भी पानी की संख्या बढ़ाएं, मतलब कहना चाहिए कि पानी ज़्यादा पिए, स्वस्थ रहेंगे। वैसे भी आजकल डेंगू मलेरिया ज़्यादा चल रहा है, तो
कोविड-19 के साथ साथ उसको भी ध्यान रखिएगा, है ना, कि बाकी अदर भी बीमारियां थी वो तो अभी आई है, लेकिन पहले तो जो थी ही, उन सबको ध्यान में रखिए। अपने स्वास्थ्य को जरूर बनाए रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, है ना। चलिए, तो स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। और जैसे कि हाल ही में सब कुछ चल रहा है, स्पीक अप फॉर टीचिंग, SSC, रेलवे, है ना, तो सबके लिए स्पीक कीजिए, बोलिए सबके लिए, समाज में आगे आइए, है ना, अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपको मालूम है कि एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो लेकिन आपके एग्जाम डेट की पता नहीं है ना, तो सब चीज़ को देखिए कि समाज में क्या चल रहा है, आगे आइए, जागिए अपने एग्जाम को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के। चलिए, भाषा संसर्ग विधि क्या हो रहा है, भाषा संसर्ग विधि की बात क्या कहता है भाषा संसर्ग विधि, है ना, जान लीजिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है ना। चलिए, इस प्रणाली के अनुसार, इसमें क्या है, इस प्रणाली के अनुसार सिद्धांत तथा नियम को पृथक रूप से सिखाए बिना ही रचना द्वारा व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। अब इसमें क्या विशेष है भाषा संसर्ग विधि में, इसमें क्या किया जाता है, नियम को पृथक रूप से सिखाए बिना ही, इसमें मतलब कि नियम नहीं बताए जाते, मतलब नियम को पृथक रखा जाता है, अलग रखा जाता है, और नियम को पृथक रूप से सिखाए बिना ही रचना द्वारा, किसके द्वारा, रचना के द्वारा व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है ना। कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझ गए क्या? नहीं, अगर आप लोग समझ गए तो बिल्कुल बताइए कि रचना द्वारा का क्या मतलब है। यहाँ पर आंसर कीजिए, सभी लोग, सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे कि ये जो आपका यहाँ पर कह रहा है पृथक रूप से सिखाए बिना ही रचना द्वारा व्याकरण ज्ञान करवाया जाता है, तो क्या मतलब है इसका, कौन सा, किस टाइप का यहाँ पे बात हो रही है ना। तो बता देती हूँ कि रचना द्वारा शिक्षण व्याकरण का ज्ञान करवाने का मतलब है कि मतलब अलग से इसमें रूल नहीं बताए जाते हैं भाषा संसर्ग विधि में, कि जैसे आपको क्या हो गया, जैसे किसी चीज का आपको व्याकरण की क्या बता रहे हैं, संधि का रूल जैसे क्या हो गया यहाँ पर, अगर आपको पहला वर्ड यहाँ पर क्या, जैसे व्यंजन संधि का रूल है कि, है ना, कि यहाँ पर पहले और तीसरे वर्ड में पहला जो यहाँ पर कुछ व्यंजन का खा गा हो, का खा गा हो, किसी वर्ण में का खा गा हो, तो वो अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है ना, क्या हो जाता है, वो अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है ना, ये चीज आपको मालूम है ना। चलिए, तो इस चीज का यहाँ पर रूल कुछ रहता है, तो ये ऐसा कुछ बेसिकली इसके कारण ये बदल जाता है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा रूल नहीं बताया जाता भाषा संसर्ग विधि में, रचना द्वारा व्याकरण ज्ञान जरूर करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप क्लासेस ले रहे हो यहाँ पर, है ना, क्लासेस के अनुसार ही आपको क्या मिल गया, संज्ञा, जैसे लज्जा वर्ड आ गया, है ना, शोक वर्ड आ गया। अब आपने क्या किया, आप लज्जा, जैसे आप पढ़ाते पढ़ाते कि राम और श्याम जा रहे थे, है ना, और उनके मतलब कि उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ घटना घट गई, जो शोक मना रहे थे वो लोग, कुछ ऐसा वर्ड आ गया, कुछ ऐसा सेंटेंस आ गया, है ना, तो फिर आप उसको कैसे बताओगे, डिफाइन कैसे, शोक वर्ड को कैसे डिफाइन करोगे, कुछ ना कुछ तो बताओगे ना, क्योंकि वो भी अपने आप एक भाव है, एक संज्ञा है ना, तो उसको आप समझाना है आपको। तो अब आपको समझाना, तो अब आपको नियम नहीं बताओ कि शोक का नियम क्या है, कौन सी संज्ञा है, संज्ञा आप बताओगे कौन सी संज्ञा है, लेकिन रचना के अनुसार ही बताओगे। अगर आपके बीच में आया है सेंटेंस तब बताइए, नहीं कि अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो सबसे पहले पूरे सारे रूल बता डालिए, बच्चे बोर हो जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट क्लास की तरह वो बच्चे यहाँ से निकल लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर टीचर हैं, पढ़ाने जा रहे हैं आप, तो आपको ऐसा नहीं करना है इस चीज़ को, है ना। आप सेंटेंस पढ़ाइए, पार्टों को पढ़ाइए, पार्ट के बीच में जो कोई व्याकरण पार्ट आता है आप उस चीज़ को बच्चे को समझा दीजिए। बच्चा क्या इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ेगा। आपको ही मालूम है कि कॉन्सेप्ट क्लास में देती हूँ तो बच्चों की संख्या क्या रह जाती है यहाँ पर, आपको सबको मालूम है ना, पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद बच्चे ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, है ना। आपका एग्जाम आपके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन देखती हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ, है ना। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, सभी साथी मेरे समझे इस चीज को, मैं तो इसीलिए कह रही हूँ बार बार, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो। चलिए, तो यहाँ पर व्याकरण का ज्ञान करवाया था ना, यहाँ पर चैप्टर के तहत ही यहाँ पर ज्ञान, अलग से आपको नियम नहीं बताए जाते हैं ना। फिर दूसरा क्या है, भाषा का शुद्ध प्रयोग, यहाँ पर क्या कह रहा है, भाषा का शुद्ध प्रयोग आए, यही व्याकरण का शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा का शुद्ध प्रयोग आए, है ना, मतलब कि यहाँ पर जो व्याकरण का जो यहाँ पर व्याकरण बताई जाती है भाषा संसर्ग विधि में, मतलब रचना के अंदर, जैसे आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना, आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना, तो पढ़ाने के साथ उस चैप्टर में ही अगर आप पार्ट को पढ़ा रहे हो तो किसी सेंटेंस में कोई संज्ञा आ गई, कोई सर्वनाम आ गई, आपने उस चीज को समझाया कि बेटा आप जब संज्ञा वर्ड आ ही गया है यहाँ पर तो आप समझा दिए वहां पर, है ना। आप समझाने के बाद आपका उद्देश्य क्यों समझाते हो आप, ताकि आप बच्चा क्या कर पाए, शुद्ध प्रयोग कर पाए कहीं ना कहीं, है ना। तो यही आपका एम होता है इसमें, है ना, ये जो होता है शिक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए, तो हम जान लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि इस उद्देश्य की पूर्ति
क्या है, यदि इस उद्देश्य की पूर्ति रचनात्मक अभ्यास से हो जाए, किससे हो जाए, रचनात्मक माध्यम से हो जाए, तो फिर व्याकरण शिक्षण का प्रयोजन ही कहाँ रह जाता है। मतलब कहने की ये विधि ये कह रही है कि अगर इसी उद्देश्य रचनात्मक अभ्यास से ही, मतलब कि आपके चैप्टर से ही, आपके एक पार्ट से ही अगर व्याकरण सब कुछ पूरा सिखा दिया जाए तो फिर व्याकरण का औचित्य ही क्या रह गया। मतलब कि रूल को आप औचित्य कहाँ रह गया, आप जब बीच में ही बता दिए। जैसे मैं अपन क्या करते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन रहते, ए बी सी डी, है ना। संधि जैसे आपसे यहाँ पर पूछा गया, कौन सी संधि मान लीजिए आप, यहाँ पर भानुदय, है ना, यहाँ पर भानुदय आपसे संधि पूछी गई। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भानुदय में कौन सी संधि, ए बताइए यहाँ पर कि दीर्घ संधि होगी या गुण संधि होगी, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि होगी, या चौथा आयादी संधि। आंसर कीजिए कौन सी संधि होगी। मैं आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे आपकी यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, दीर्घ संधि। अब मैं आपको दीर्घ संधि का पूरा रूल बता दूं, फिर मैं आपको गुण संधि का रूल बता दूं, फिर यण संधि का बता दूं, फिर आयादी, मतलब ऐसे करके चारों ऑप्शन को मैंने डिफाइन कर दिया है। तो आप कहीं ना कहीं आपको चारों ऑप्शन का यहाँ पर क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, चारों ऑप्शन का रूल आपको मालूम हो गया। एक क्वेश्चन के तहत एक क्वेश्चन आपने अटेंड किया, लेकिन आपको 4 आंसर मिल गए, एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये चीज आपको क्या मिल गया, ये विदाउट, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं गए, अलग से हमको नहीं जाना पड़ा ना दीर्घ में, ना हमको अलग से जाना पड़ा यण में, ना ही हमको अलग से जाना पड़ा यहाँ पर आयादी में। आपने एक ऑप्शन पर ही, भानुदय में ही आपने जाना कि दीर्घ संधि इसका राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन के बाद आपने क्या किया, आपने 3 पार्ट को एक्स्ट्रा भी यहाँ पर सीख लिया है ना। विदाउट आप उस संधि में जाने से पहले ही सीख लिया, क्योंकि एक पार्ट में ही अपने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर व्याकरण का औचित्य ही क्या रह जाएगा, है ना, ये कह रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि छात्र बिना व्याकरण के नियम जाने, यहाँ पर छात्र व्याकरण के बिना नियम जाने इस विधि से मातृभाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोई नियम नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मातृभाषा का वो शुद्ध प्रयोग करना सीख जाते हैं ना। इस विधि को और भी किस विधि से नाम जाना जाता है, भाषा, ये यहाँ पर प्रासंगिक विधि के भी नाम से ये विधि जानी जाती है। कौन सी विधि, भाषा संसर्ग विधि को हम प्रासंगिक विधि से भी जानते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी विधि है कि जिसे हम प्रासंगिक विधि के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी हिंदी से भी, हिंदी में भी आएगा ये विधि, या आपके CDV में भी आएगा, या आपके उसमें EVS में भी आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक, आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देती हूँ कि संस्कृत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, आपकी भाषा थोड़ी संस्कृत की अलग रहेगी, लेकिन विधियाँ यही रहेंगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कहेंगे तो संस्कृत में भी मैं शिक्षण विधियाँ भी बता दूंगी थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बताना आपको हिंदी से, मैं आपको हिंदी से ही बताऊंगी, है ना, उसमें भी आपको हाँ समझ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आंसर करेंगे तो कुछ ज़्यादा उसमें टफ नहीं रहता, संस्कृत में भी बस थोड़ा बहुत इसका हेरफेर रहता है, ठीक, मतलब संस्कृत में रहता है, ये हिंदी का हिंदी में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर प्रासंगिक विधि भी इसको कहते हैं। यह अव्याकृत प्रणाली अर्थात व्याकरण का ज्ञान अलग से न देना भी इसको कहते हैं। इसको कौन सी प्रणाली कहते हैं, इसको हम अव्याकृत प्रणाली कहते हैं। कौन सी प्रणाली, अव्याकृत, है ना। अव्याकृत का मतलब होता है कि अर्थात व्याकरण का ज्ञान अलग से न देना भी इसको कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें अलग से कुछ नहीं दिया जाता, अर्थात व्याकरण का जो ज्ञान होता है अलग से नहीं दिया जाता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अव्याकृत प्रणाली कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं नेक्स्ट क्या है, अर्थात भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। क्या होता है इसमें, भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर व्याकरण का भी, भाषा तो पढ़ाई जाती है, कंटेंट तो पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर व्याकरण का पार्ट भी समझाया जाता है ना। कौन सी विधि में, ये आपके भाषा संसर्ग विधि। तो हमने कौन कौन सी विधि पढ़ ली है, हमने पहली पढ़ी गीत गायन विधि पढ़ी है, फिर साचर विधि पढ़ी है, फिर भाषा संसर्ग विधि पढ़ी है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देख लीजिए इसमें दोष क्या क्या होता है ना, इस विधि में दोष को क्या क्या होता है ये जान लीजिए आप। चलिए तो देखते हैं क्या करें, इसमें दोष क्या है भाषा संसर्ग विधि में। लेकिन इसमें यह दोष होता है कि व्याकरण के सारे नियमों का ज्ञान भाषा के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। इसमें क्या होता है, जो व्याकरण के सारे नियम होते हैं, नियम का जो ज्ञान होता है वो भाषा के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है। यदि सीख भी जाए तो उसमें समय अधिक लगता है ना। ये क्या होता है इसमें, अगर क्योंकि अब आप बताइए कि जैसे आप इसका दोष, ये चीज का, ये चीज आपका दोष है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। इस विधि का ये क्या है, दोष है ना। ये आपका जैसे दोष भी पूछेगा, गुण भी पूछेगा, विशेषता भी पूछेगा, है ना, और उसका उद्देश्य
भी पूछेगा तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस विधि का दोष क्या है, क्यों इसमें दोष बताया गया है, इसमें क्या कह रहा है दोष में कि व्याकरण के सारे नियमों का ज्ञान भाषा के माध्यम से नहीं दिया जाता। सही बात है, जैसे कि आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि चैप्टर के माध्यम से ही आपको एक वाक्य के माध्यम से ही, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी है ना, तो आपने क्या किया यहाँ पर आपको एक सेंटेंस मिला, इस सेंटेंस में आपको एक क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला, एक वर्ब मिला, है ना, सब कुछ यहाँ पर, और आपको हेल्पिंग वर्ब मिला, सब कुछ मिला। लेकिन अगर मैंने आपको क्या बताया, ये कौन सा आपको प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का, जिसमें टेंस का ये आपका सेंटेंस है ना, तो जिस टेंस का आपका ये सेंटेंस है, तो मैंने आप बेसिकली उसी सेंटेंस के या उसी टेंस का मैंने आपको रूल बता दिया। अब इसी रूल के कारण ही आपको सारे रूल तो नहीं समझ में आ जाएंगे, आप सभी को तो नहीं बता दूंगी, सारा पार्ट बता दूंगी, है ना, कोई पर्टिकुलर जिस सेंटेंस का होगा, जिस टेंस का ये सेंटेंस होगा, बस मैं वही बस तो बताऊंगी ना। जैसे पास्ट टेंस का है तो सिर्फ पास्ट टेंस बताऊंगी, अब प्रेजेंट और फ्यूचर तो नहीं बता दूंगी, आपका सारा कॉन्सेप्ट तो नहीं क्लियर हो जाएगा। यही इसका दोष है कि मतलब कि कहने का इसका ये है कि अगर आप एक पार्ट समझा रहे, एक पार्ट में आया हुआ शब्द आप समझा रहे हो, तो ऐसा ये नहीं, जरूरी नहीं है कि आप सारे पार्ट समझा सकते हो, बच्चा कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, है ना। तो सीखा जाए तो उसमें समय, अगर आप ऐसा करते भी हो, जैसे मैं आपको बीच बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल देने लगती हूँ, तो आप लोग बोर होने लगते हो, क्योंकि आपको कंटेंट चल रहा है, यहाँ पर हिंदी चल रहा है, और मैं बात अगर आप करूँ पूरे सेंटेंसों की बात कर लें, जैसे आपका सेंटेंस आया यहाँ पर, कोई भी बातचीत मान लीजिए कवि या कवित्री आई, है ना, वर्ड कोई कवि या कवित्री, तो मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर संज्ञा बताओ कौन सी ये संज्ञा है, ठीक। अब इसके बाद मैं क्या करूं, संज्ञा के पूरा डिफाइन करने लगूं, यहाँ पर जितनी संज्ञा प्रॉपर होता है ना, कॉमन नाउन जो भी आपका यहाँ पर हो, जितने प्रकार होते हैं, उन सारे टाइप को मैं अगर डिफाइन करने लगूं, तो आप लोग बोर हो जाओगे कि एक ही जब मैम आप एक ही लाइन में रह गई, है ना, आगे बढ़िए, ऐसा होने लगता है। तो चूंकि इसमें समय बहुत लगता है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है ना, क्योंकि छोटी कक्षाओं में आप इतना लेंदी आप यहाँ पर स्पीच नहीं दे सकते हो, लेक्चर नहीं दे सकते हो, इसलिए क्या होती है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। छोटी कक्षाओं में आप छोटा सा रूल बता सकते हो कि इस सेंटेंस का ये रूल है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर जब ये बड़ी कक्षाओं के लिए आएगा, तो आप ज्यादा चीजें आपको लेंदी में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें इस चीज का दोष होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट इतना ही था। मैं आपको और भी विधियां बता देती हूँ, थोड़ा सा शायद इंक्लूड नहीं हो पाया है इसमें। अब आपको जब प्रत्यक्ष विधि की बात आएगी, कौन सी विधि की, प्रत्यक्ष विधि की मैं बात बता देती हूँ आपको, ठीक। प्रत्यक्ष विधि में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने क्या देखा है यहाँ पर, साचर विधि देखा है। साचर विधि में आपने क्या किया, टीचर आपको यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं लेकर के आए, अब प्लस वहां पर जो भी वर्ण जिस शब्द के बारे में बातचीत हो रही है उसी से रिलेटिव वस्तुओं को वहां पर वो प्रतीक लेकर के आए, चिन्ह लेकर के आए, उसका उसमें ऐड के बच्चों को यहाँ पर साचर करवाए, है ना, चीजों को समझाए। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जैसे आपको क्या पढ़ाना है, आपको कोई कंटेंट पढ़ाना है, उससे रिलेटिव आप क्या करते हो, वस्तु ला करके, अस्थाई वस्तु ला करके आप चीज को प्रत्यक्ष दिखाओगे, है ना, कि ये चलिए जैसे आपको क्या पढ़ाना है, चिड़ियाघर के बारे में पढ़ाना है, तो चिड़ियाघर में आप डायरेक्ट आप ले जाओगे, आपको शेर के बारे में, यहाँ पर बाघ के बारे में बच्चों को पढ़ाना, तो आप क्या करोगे, ले जाओगे वहां पर बच्चों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष दिखाओगे कि ये आपका, जैसे आपको ईवीएस में क्या होता है, एक ट्रेवल है ना, यात्रा एक चैप्टर है अपने आप में, थीम है, तो अगर आप ट्रेवल के बारे में पढ़ाना चाहते हो तो आप बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप ट्रेवल चैप्टर पढ़ाने से पहले आप बच्चों को ट्रिप पे ले जाओगे, है ना, बच्चों को ले जाओगे, फिर बताओगे कि यहाँ पर ऐसा आनंद आता है, हमको देखने को मिलता है, हमको घूमने को मिलता है, तो बच्चों को प्रत्यक्ष चीजें मिली। फिर इसके बाद जस्ट आप क्या करोगे, उसके बाद आप प्रत्यक्ष के बाद आपने चीजों को दिखाने उसको फील करवाया, ऑब्जर्व करवाया, उसके बाद जस्ट बाद आप ट्रेवल यहाँ पर चैप्टर पढ़ा दो। तो ये आपने क्या किया, प्रत्यक्ष विधि के तहत आपने ये काम किया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यही आपकी प्रत्यक्ष विधि है ना, यही क्या है आपकी प्रत्यक्ष विधि, जो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाई है ना, शायद भूल गए होंगे भैया जो टाइप करते हैं, तो यही आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है। आप इस चीजों को ध्यान रखना है, ठीक। तो सभी के अपने अपने दोष होते हैं, सभी अपने अपने गुण होते हैं, है ना, तो सभी विधियों को मैं दे दूंगी आपको, है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक विधि की। अभी तो हम आगमन पढ़ने वाले हैं, है ना, नेक्स्ट डे हम आगमन पढ़ेंगे, निगमन पढ़ेंगे, कौन सी विधि, निगमन विधि पढ़ेंगे, है ना, आगमन विधि पढ़ेंगे, निगमन विधि पढ़ेंगे और आगमन निगमन पढ़ेंगे। ये सारी चीज आपको मालूम है कि आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, पहले क्या किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम दिया जाता है। निगमन में क्या होता है, पहले आपको रूल टू एग्जाम्पल होता है ना, पहले नियम दिया जाता है, फिर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल। ये आपका आगमन विधि होता है और ये आपका निगमन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका आगमन और निगमन हुआ, ऐसे ही आपका विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि होता है ना। जैसे क्या होता है, विश्लेषण में क्या होता है जान लीजिए, विश्लेषण विधि में क्या स्पेशल रहता है, विश्लेषण विधि में जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है ना, आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, तो जैसे आपको a + b का होल स्क्वायर,
इसको प्रूफ करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इस a प्लस बी को होल स्क्वायर को सबसे पहले आपने इसको तोड़ा है ना, इसको आपने इसका ये जो ब्रैकेट है आपको ना तोड़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने इसको किया है ना। इस चीज को तोड़ करके आपने इस चीज को वैल्यू निकाली। तो पहले आपने क्या विश्लेषण किया, मतलब छोटे छोटे पार्टों में आपने तोड़ा। अब संश्लेषण में क्या होता है, संश्लेषण में जैसे आपको विश्लेषण का मतलब हो तो छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना, और यहाँ पर संश्लेषण में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टों को जोड़ना। जो आपने तोड़ा है उसी को उसको संश्लेषण क्या करता है, संश्लेषित कर देता है, जोड़ देता है। यही आपकी दोनों संश्लेषण और विश्लेषण में डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। तो हमने कौन कौन सी विधियां पढ़ी हैं आज हमने गीत गायन विधि पढ़ी है ना। कौन कौन सी विधि पढ़ी हमने, गीत गायन विधि पढ़ी है, फिर उसके बाद भाषा संसर्ग विधि पढ़ी है। ये पहली गीत गायन पढ़ी, गीत गायन में हमने देखा गीत का अहम रहता है, उसका उद्देश्य देखा हमने, है ना। सामूहिक पठन विधि पढ़ी हमने कि ग्रुपिंग में पढ़ने से क्या क्या इसमें कौन यहाँ अहम रहता है ना। फिर हमने साहचर विधि पढ़ी, फिर हमने यहाँ पर भाषा संसर्ग विधि पढ़ी है ना। चलिए तो हम थोड़ा क्वेश्चन जान लेते हैं कि इनसे क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर आप और भी कहेंगे तो मैं और सारी विधियां भी आपको बता दूंगी, समझा दूंगी, है ना। चलिए तो हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन आपका यहाँ पर, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन आपका, भाषा से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, है ना। इससे आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन विधियों से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ। आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे, है ना, आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाषा शिक्षण की किस तिथि, यहाँ पर तिथि नहीं होगा विधि होगा, है ना, यहाँ पर विधि होगा, यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। यहाँ पर किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। कौन सी ऐसी विधि होती है भाषा शिक्षण की जिसको सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं। पहला है अप्रत्यक्ष विधि, दूसरा है व्याकरण विधि, तीसरा है अनुवाद विधि, चौथा है प्रत्यक्ष विधि। आंसर करें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो जैसा आपके मैंने प्रत्यक्ष विधि पढ़ा, अभी आपको समझाया, शॉर्ट में समझाया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, मातृभाषा को निषेध किया जाता है, उसमें मातृभाषा को नकारा जाता है ना। टीचर क्या करता है इसे प्रत्यक्ष विधि में, मैं आपको बता देती हूँ कि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, टीचर का अहम रोल तो रहता ही है, साथ ही साथ टीचर जिस भाषा से आपको समझा रहा है वही भाषा आपको समझना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना, इसे मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, मातृभाषा का प्रयोग इसे प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जाता है। मैं आपको और भी एक चीज बता दूं कि ये जो प्रत्यक्ष विधि है आपकी, संस्कृत में इसी विधि को और क्या कहते हैं, निर्वाद विधि कहते हैं, है ना। इसके अलग अलग यहाँ पर विशेषताएं बताई गई, तो मैं आपको जब संस्कृत को पढ़ाऊंगी तो वो भी आपको समझा दूंगी। तो इसमें जब हिंदी की जब बात आ गई, ईवीएस की जो बात आ गई, तो इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता प्रत्यक्ष विधि में, है ना। टीचर ये अपना स्कूली भाषा ही जो आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है उसमें ये समझाता है प्रत्यक्ष विधि में, है ना। चलिए तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सी विधि में हो जाएगा, ये आपका प्रत्यक्ष विधि आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। अनुवाद विधि में, हाँ अनुवाद विधि में तो आप जब किसी चीज को ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप हिंदी उसका बता सकते हो, एग्जाम्पल बता सकते हो, उसका आसपास के लोकेशन से एग्जाम्पल बता सकते हो। व्याकरण विधि जब बात आएगी तो व्याकरण विधि में आपको मालूम है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के यहाँ पर, अप्रत्यक्ष विधि यहाँ पर नहीं है, है ना। चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, अब ध्यान रखना है, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्रश्नोत्तर प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली है, गीत प्रणाली है, शब्दार्थ प्रणाली। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बताएं। तो उच्च प्राथमिक स्तर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है, प्रश्नोत्तरी प्रणाली है या व्याख्या प्रणाली है, गीत प्रणाली है या शब्दार्थ प्रणाली है। तो आपको मालूम है कि ये जो आपकी गीत प्रणाली है आपके प्राथमिक स्तरों के लिए ज्यादा अहम रहता है। जो आपकी गीत प्रणाली है ये प्राथमिक स्तरों के लिए रहता है, लेकिन साथ साथ आपके उच्च प्राथमिक स्तर में भी प्रयोग, ऐसी बात नहीं कि प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उपयुक्त विधि है, यहाँ पर उपयुक्त विधि है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर व्याख्या विधि हो जाएगा। कौन सा विधि हो जाएगा, व्याख्या विधि हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका व्याख्या विधि हो जाएगा। ठीक है,
आपका गीत विधि भी उपयोग किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन जब उपयुक्त विधि की बात आएगी तो वो व्याख्या विधि, क्योंकि रीजन आपका जब गीत पढ़ा रहे हो तो आप व्याख्या भी दोगे। ऐसी बात तो नहीं है कि आप गीत गायन पढ़ा रहे हो, आप कविता पढ़ा रहे हो तो आप व्याख्या नहीं दोगे, उस चीज को समझाओगे तो ना, आप तो समझाओगे चीजों को। तो आपने क्या क्या व्याख्या किया। तो यहाँ पर जब उपयुक्त विधि की बात आएगी, जब उच्च प्राथमिक स्तर की, अब जब यहीं पर क्वेश्चन प्राथमिक स्तर की बात करेगा तो आपको क्या आंसर करना है, गीत विधि करना, व्याख्या विधि नहीं करना है आपको कौन सी विधि करना है, यहाँ पर गीत विधि करना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। शब्दार्थ प्रणाली के यहाँ पर नहीं, प्रश्नोत्तर प्रणाली के जनक कौन है आप ये बताइए, सभी लोग आंसर करें। प्रश्नोत्तर प्रणाली के जनक किसको माना जाता है? तो सुकरात जी को माना जाता है इनको, है ना। प्रश्नोत्तर प्रणाली के जनक जो हैं वो सुकरात जी है ना। यहाँ पर ज्यादा प्रश्नोत्तरी प्रश्न पूछते थे सुकरात जी, तो इनको यहाँ पर जनक माना जाता है, इनकी प्रणाली है, ठीक। तो ये हुआ। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली में तो आपको कुछ ऐसा कविता का कुछ है नहीं, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्यवहारिक व्याकरण, है ना। क्या कह रहा है? व्यवहारिक जो व्याकरण होता है, जैसे नॉर्मल बातचीत में, जैसे कि मैं जा रही हूँ, है ना, तुम क्यों रो रही हो, है ना, बेटा तुम क्यों रो रही है। जब रोना है तो कहीं ना कहीं एक भाव है, एक इमोशन है, एक भाववाचक है ना। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सा एक आपने व्याकरण का यहाँ पर व्याकरण पार्ट का अपनी यूज किया है ना। क्या किया है? व्यवहारिक से आपने बातचीत की है व्याकरण पार्ट की, ठीक। अब हम बात जब करते हैं कि व्यवहारिक व्याकरण सीखने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है ना, मतलब कि अगर आपने सेंटेंस के तौर ही आपने बताया है किसी चीज को, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रविधि होगी, कौन सी ऐसी विधि होगी जो उपयुक्त है ऐसे व्यवहारिक में बताने के लिए। जो आपको नॉर्मल आप ग्रामेटिकल पार्ट समझाते हो, तो कौन सी ऐसी विधि है जिसमें यूज किया? प्रासंगिक विधि। प्रासंगिक विधि का मतलब प्रश्न के अनुसार ही जो आप बताते हो, जैसे प्रसंग आपने कोई यहाँ पर चैप्टर बता रहे हो, प्रसंग बता रहे हो, कोई समझा रहे हो, उसके अंतर्गत आता है। उदाहरणों की प्रस्तुति करते हो तब उपयुक्त विधि होती है। यह सिद्धांत निरूपण है, विषय का अभ्यास। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? सभी लोग आंसर करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्यों होगा? जब व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की बात आएगी, उपयुक्त प्रविधि की बात आएगी, तो आपका विषय का अभ्यास होगा ना। मतलब कि व्यवहारिक, हाँ आपको बताया जाता है, लेकिन आपको विषय का अभ्यास जब होगा, है ना, तो उपयुक्त आपको विषय का भी अभ्यास कराया जाता है। मतलब आपको चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ आपका व्याकरण का पार्ट भी यहाँ पर व्यवहारिक तौर से समझाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। समझ रही हूँ कि अगर आप लोग को थोड़ा अटपटे क्वेश्चन लगे, क्योंकि ये शिक्षण विधियों से हैं, आप इनको पढ़ोगे समझोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा, है ना। जब व्यवहारिक, क्योंकि यहाँ पर आप लोग परेशान मत होइए कि मैम क्या पढ़ा रही है ना। व्यवहारिक की जब बात आएगी, है ना, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है, तो विषय का अभ्यास जब कराओगे तो उसी के तहत आप व्यवहारिक आप व्याकरण बच्चों को समझाते हो। चलिए तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर। भाषा संसर्ग विधि है, क्या है यहाँ पर? भाषा संसर्ग विधि है उपयोगी, बताइए आंसर कीजिए। भाषा संसर्ग विधि कौन सी उपयोगी है? पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण में, लेखन में? आंसर कीजिए सभी लोग। भाषा संसर्ग विधि जो हमने अभी पढ़ी है, तो बताइए किसके लिए उपयोगी है? पद्य शिक्षण के लिए, गद्य शिक्षण के लिए, या व्याकरण में, या लेखन में? आंसर करें सभी लोग। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर? भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? आंसर करेंगे। पद्य शिक्षण के लिए, गद्य शिक्षण के लिए, व्याकरण के लिए, लेखन के लिए? आंसर करें। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गद्य शिक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाषा संसर्ग विधि उपयोगी किसके लिए? आंसर कीजिए। नहीं, आप लोग रॉन्ग हो गए, है ना। मैंने बी टिक किया तो आप लोग भी टिक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? व्याकरण विधि हो जाएगा, है ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण में आपका भाषा संसर्ग विधि उपयोगी होती है ना। व्याकरण में उपयोगी होती है। आपको क्या करते हो? कंटेंट पढ़ाते हो, संसर्ग विधि को, है ना। संसर्ग विधि को और भी किस विधि से नाम से जाना जाता है? प्रासंगिक विधि के नाम से जाना जाता है ना। ध्यान रखिएगा कौन सी विधि से जाना जाता है? प्रासंगिक विधि से भी इसको जाना, अव्याकृत प्रणाली भी इसको कहते हैं। और ये व्याकरण के लिए उपयोगी हो। ध्यान रखिएगा, जो भाषा संसर्ग विधि होती है वो किसके लिए जरूरी होती है? व्याकरण के लिए जरूरी होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में नहीं, लेखन में नहीं, ये व्याकरण में होता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह कौन सा वचन है, क्या कह रहा क्वेश्चन, कि वह कौन सा वचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है उसका प्रयोग? ऐसा कौन सा वचन है? यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर वाचन होना चाहिए, है ना। ऐसा कौन सा वाचन है? ये क्या होगा? वाचन। वाचन का मतलब
पढ़ना बोलना। अभी आपकी स्किल के आपकी जो 4 स्किल होती हैं LSRW, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन चारों की विधियों को जो आप इनसे रिलेटिव भी विधियां होती है, ध्यान रखिएगा, है ना, इनसे रिलेटिव भी विधियां होती है। तो जैसे आपकी लिसनिंग हो गई, सुनने वाली कौन सी विधि, स्पेशली जैसे आदर्श वाचन में क्या हो रहा है, किसका विकास ज्यादा हो रहा है, आदर्श वाचन में तो टीचर पढ़ा रहा है ना, टीचर ज्यादा अहम रोल रहता है, तो इसमें आपको सिर्फ सुनने का विकास हो रहा है, आपको और भी चीजों की स्किलों का विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ को भी हम चारों ये स्किल जो होती हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहे कि यहाँ पर कौन सा विकास हो रहा है, इनसे भी रिलेटिव हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, अपनी क्लास में इनसे भी रिलेटिव यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे मैं सभी क्लासेस आपको दूंगी। हाँ, आपको यहाँ पर जो सुबह की 12 बजे क्लास रहती है उसको भी किसी को मिस नहीं करना है, रात्रि के 9 बजे जो क्लास रहती है किसी को मिस नहीं करना है, ठीक। चलिए, और आपने आज की क्लास नहीं देखी 12 बजे की, दिन में मैंने यहाँ पर सीसी से संबंधित डिटेल में समझाया, जो साथी जुड़ चुके थे, जो साथी ने पढ़ाया, तो आप लोग बता दीजिएगा अपने साथियों को कि क्लास कैसी थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत अच्छी लगी आप सबको कि नहीं लगी, आप लोग अपने साथियों शेयर कर दीजिए, है ना। हमने क्या क्या देखा यहाँ पर जो असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है, क्वेश्चन बनता है, एज लर्निंग बनता है, इन लर्निंग बनता है, तो इन सबसे क्वेश्चन हमने देखा है, इन सबके कॉन्सेप्ट हमने देखा है ना, क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या होता है यहाँ पर समेटिव असेसमेंट, इन सब के बारे में हमने डिटेल से समझा है। तो जो साथी नहीं जुड़ पाए थे वो सभी साथी जुड़ जाएंगे और देख लेंगे, है ना, CDP के प्लेलिस्ट में डली हुई है क्लास आप लोगों की, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पर वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता, मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। तो अभी आपने संवेद वाचन इसको पढ़ा या सामूहिक वाचन इसको कहते हैं, किसको, संवेद वाचन या सामूहिक वाचन आपने देखा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर मौन वाचन क्या देखा, यहाँ पर मौन वाचन, आदर्श वाचन हमने देख लिया, अनुकरण वाचन भी जहां पर पीछे पीछे बच्चों को पढ़ाया जाता है साथ में कि चलो टीचर ये पढ़ेंगे, है ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े, बीच पीछे पीछे बच्चा भी अनुकरण करेगा, वो भी पढ़ेगा। तो अब यहाँ पर होता कौन से में नहीं, तो आपके आदर्श वाचन में, क्योंकि आपको मालूम है कि आप क्या करते हो, इसमें कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयोग किया है, मतलब कि आप जब किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आराम से आप स्टोरी को पढ़ सकते हो ना, कि यहाँ पर आखिर क्या सेंस, मतलब मौन तरीके से आप पढ़ सकते हो, सॉरी यहाँ पर ये होगा मौन, होगा मौन वाचन होगा आपका यहाँ पर, है ना, मतलब मौन वाचन में आप पढ़ सकते हो, बच्चे गद्य को आप आसानी से पढ़ सकते हो, धीरे धीरे पढ़ सकते हो, बिना शोर शराबा के पढ़ सकते हो। लेकिन अब पद में अगर कोई कविता या गीत पढ़ रहे हो तो क्या मौन वाचन कर सकते हो, कविता क्या कह रहे, नहीं, बिना आपने तेजी से पढ़े आपको चैन सुकून ही नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, आपको कोई सेंस ही नहीं मिलेगा। कविता को अगर आप आराम से पढ़ोगे, एकदम धीरे धीरे मौन होकर पढ़ोगे तो आपको कोई सेंस वहां पर स्पष्ट और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई गद्य पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हो, है ना। लोग तो ट्रेनों में पूरी उपन्यास खत्म कर देते हैं, पूरी नॉवल खत्म कर देते हैं, तो इसमें हाँ, अब वहीं पर कोई पोयम वाली बात होती, कोई पोयम की बुक होती, तो कोई आप ट्रेवल में अगर होते तो क्या पोयम पढ़ पाते इतना, क्योंकि उसमें एक रस होता है, हास्य रस भी कविताएं होती हैं, बीर रस की भी होती हैं, सभी एक उसमें एक रस रहता है। तो जब रस को अपन यहाँ पर स्वाद लेते हैं, रस स्वादन करते हैं, है ना, तो यहाँ पर किसी न किसी विधि का होना यहाँ पर जरूरी होता है। तो कौन सा है यहाँ पर, गद्य में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, मौन वाचन होती है, लेकिन पद्य में ये प्रयोग नहीं होती। एक आपकी और भी विधि है, रस स्वादन विधि होती है ना, कौन सी विधि, रसास्वादन विधि, है ना। चलिए, तो ये देख लिया हमने कि क्या हो जाएगा, इसका मौन वाचन हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, योजना शिक्षण विधि के, क्या कह रहा क्वेश्चन, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं, बताइए यहाँ पर योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, जॉन डीवी जी हैं, या WH किलपैट्रिक जी हैं, या डाल्टन जी हैं, या अरस्तु जी हैं, आंसर कीजिए। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, जॉन डीवी जी हैं, किलपैट्रिक जी हैं, या डाल्टन जी हैं, या अरस्तु जी हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, WH किलपैट्रिक जी इसके प्रवर्तक हैं। योजना विधि के कौन, जो आपकी प्लानिंग की जाती है, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपको क्लास पढ़ाना है, जैसे मुझे पढ़ाना होता है तो मुझे ये डिसाइड करना होता है कि मुझे आज की इवनिंग क्लास में, मतलब एक मंथली या आपके जो कहना चाहिए कि अगर हम साप्ताहिक में अगर यहाँ पर प्लानिंग कर रही हूँ कि एक सप्ताह में मुझे क्या क्या पढ़ाना है ना, नेक्स्ट टैलेंट कुछ प्रतियोगिता मुझे क्या देना है, नेक्स्ट अगर उसके भी नेक्स्ट आएगा तो क्या करना है, इन सब चीज़ों को एक प्लान करना पड़ता है ना। उस चीज़ को प्लान करने के बाद हम धीरे धीरे काम करते हैं उस प्लान में, है ना। तो बेसिकली इसके जो प्रवर्तक होते हैं तो कौन होते हैं, तो वो कौन है, वो किलपैट्रिक जी हैं, है ना। इस विधि को जो जिन्होंने दिया है वो कौन है, किलपैट्रिक जी हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि
में नहीं दी जाती, रचना शिक्षण की विधि नहीं दी जाती। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें रचना शिक्षण की विधि नहीं दी जाती? आंसर कीजिए। रचना शिक्षण की विधि नहीं दी जाती, कौन सी विधियां हैं जिसमें इंक्लूड नहीं किया जाता? प्रवचन विधि में, निर्देशन विधि में, प्रश्नोत्तरी विधि में, भाषा संसर्ग विधि में। आंसर कीजिए सभी लोग। रचना शिक्षण की विधियां, रचना नहीं बताया जाता, कौन सी ऐसी विधि है जो रचना शिक्षण किस विधि में नहीं कराया जाता है? प्रवचन विधि है, निर्देशन विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है या भाषा संसर्ग विधि है? तो आपके प्रवचन विधि में भी रचना रहता है, निर्देशन में भी रहता है और प्रश्नोत्तरी में भाषा संसर्ग विधि में नहीं रहता है ना। रचना का यहाँ पर ज्यादा स्पेशली नहीं बताया जाता, व्याकरण का इसमें ज्यादा बातचीत होती है भाषा संसर्ग विधि में। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमने देख लिया है भाषा संसर्ग विधि जो क्या है, एक व्याकरण की एक विधि है ना, व्याकरण पढ़ाने की एक विधि है। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? नर्सरी एवं प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली या प्रश्नोत्तर या खंडानवन प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? आंसर करें सभी लोग। ये खंडानवन प्रणाली है। ये खंडानवन और दंडानवन ये संस्कृत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रणाली है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी है, मैं आप दूसरी क्लास भी आपको दे दूंगी। ठीक है, चलिए बताइए, आंसर कीजिए। तो प्राथमिक स्तर कविता की जब बात आएगी तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गीत तथा नाट्य प्रणाली हो जाएगा ना। गीत तथा नाट्य प्रणाली, वही गीत गायन विधि है, वही गीत विधि है, वही नाट्य प्रणाली है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल बताइएगा, जहां पर आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। मैम आपके लिए हर पल है, आपके साथ है ना। तो चलिए, शायद इतनी ही क्वेश्चन थे, है ना। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, डेली क्लासेस शेड्यूल बता देती हूँ यहाँ पर। हाँ, आप लोग ये जरूर बताइएगा कि जो 12 बजे के दिन की क्लास है, आज जो हमने इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप लोगों की संख्या कम थी। ठीक है, तो आप लोगों की अगर क्लासेस लेनी है तो बता दीजिएगा सही टाइमिंग क्या रखना है मैम, है ना। अपने हिसाब से मैं 12 बजे रख दी थी, लेकिन आप लोग को भी कमेंट करना क्या टाइमिंग रहेगी और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर रात्रि के 9 बजे डेली क्लासेस रहती है, तो किसी भी साथी को मिस नहीं करना है ना। चलिए, तो कल हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे, सभी लोग जुड़े रहिएगा, है ना। शाम को भी क्लास रहती है मैथ्स की, विजय सर की क्लास रहती है, तो सभी लोग अटेंड करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही था, इतना ही कंटेंट था। तो हमने आज जितनी भी विधियों को पढ़ा है, हमने कौन कौन सी विधि पढ़ा है? गीत गायन विधि पढ़ा है, हमने गीत गायन विधि पढ़ा, है ना। भाषा संसर्ग विधि पढ़ा, है ना। सामूहिक या संवेद वाचन पढ़ा हमने साहचर विधि पढ़ा, है ना। इतनी सारी हमने विधियां पढ़ी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही था, है ना। जय हिंद, जय भारत।